हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के जो हमारी सीरीज चली है उसके पार्ट 3 के बारे में। और इस सीरीज में हम 1 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपने दोनों पहली वीडियोस जो है वो देख ली होगी। मेन यहाँ पर रहता है कि आपकी जो डिटेल डिस्कस की जाती है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है जी। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये तो पता ही होगा कि अब आप इंडिया में कहीं से भी जो है वो वोट कर पाओगे। इसके लिए आपका एक नया सिस्टम लागू किया गया है। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, आप वहां से जो है करंट अफेयर पढ़ सकते हो, अच्छे से रीड कर सकते हो और वहीं पर पहली वीडियो आप देखिएगा तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो उस चैनल के साथ आप जरूर जुड़िएगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, साथ साथ आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द लेंथ ऑफ गोविंद सागर रिजर्वायर इज वट। ठीक है, यानी कि गोविंद सागर जो जल भंडार है, अब इस जल भंडार की जगह आपके पास लेक भी लिखा जा सकता है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। तो इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 88 किलोमीटर। तो सबसे पहला पॉइंट आपका याद रखना है कि 88 किलोमीटर जो है वो गोविंद सागर झील की लंबाई है। अब इसकी लंबाई तो होगी, अगर इसके एरिया की बात करें कि एरिया इसका कितना है, तो इसका एरिया जो है वो 169 किलोमीटर स्क्वायर है, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये तो आपको पता ही होगा कि जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो कौन सी है, वो है आपकी गोविंद सागर झील। ठीक है जी। कौन सी नदी पर बनी है? तो सतलुज नदी पर आपकी गोविंद सागर झील बनी है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, कोई भी आपकी कृत्रिम झील बनती है तो क्यों बनती है कि मान लीजिए आपकी कोई नदी चल रही थी और उसके बीच में आपने डैम बना दिया। ठीक है, डैम बना दिया तो यहां पर जो पानी इकट्ठा होगा वो एक झील का रूप ले लेगा। तो इसी तरीके से गोविंद सागर झील को जो है वो बनाया गया है। अब ये डैम कौन सा है? ये है आपका भांकड़ा बांध। ठीक है, भांकड़ा बांध है। भांकड़ा बांध के बनने के कारण जो है वो ये आपकी झील बनी है। अब भांकड़ा बांध की अगर ऊंचाई की बात करें, हाइट की बात करें तो 226 मीटर इसकी हाइट है और इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ अप्रोक्स जो है वो 520 मीटर है। ठीक है जी। 1963 में बनकर जो है वो भांकड़ा बांध आपका तैयार हुआ था। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। कितने पॉइंट? कि एक तो सबसे पहले गोविंद सागर झील, एक और पॉइंट कि पड़ती कहां पर है, ये तो आपको पता ही होगा। जो गोविंद सागर झील है वो आपकी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो सबसे पहले तो गोविंद सागर झील पड़ती कहां पे? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। कितनी लंबाई है? 88 किलोमीटर। कितनी चौड़ाई है? ठीक है, मतलब कि एरिया कितना है? तो 169 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद हिमाचल की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सतलुज नदी के ऊपर बनी है। ठीक है, अब भांकड़ा डैम के बनने के कारण बनी है। तो भांकड़ा बांध की अगर बात करें 226 मीटर हाइट है, 520 मीटर लेंथ है और 1963 में बनकर जो है वो तैयार हुआ था। इतनी चीजें जो है वो आपको इसके बारे में याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वाज द समर कैपिटल ऑफ द इरेस्टवाइल पटियाला स्टेट। ठीक है, पूर्ववर्ती जो पटियाला राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो कौन सी थी? पटियाला के बारे में यहां पर बात हो रही है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चूज करना है। सही आंसर फटाफट कर लीजिए। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, इसका आंसर है आपका चाइल। ठीक है, तो पटियाला राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो थी वो थी आपकी चाइल। अब चाइल से रिलेटेड सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही होगा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि सबसे बड़ा विश्व का सबसे ऊंचा, ठीक है, ऊंचा किसका? वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो क्रिकेट का ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड, वो कहां पर है? आपका चाइल में है, ये भी आपको पता होगा। तीसरा पॉइंट जो कि कम लोगों को पता होता है कि जो स्कॉटिश रेड डियर होते हैं उनके लिए भी जो है वो आपका चाइल प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चाइल 3 कारणों से प्रसिद्ध है। किस लिए? एक तो पटियाला जो राज्य था उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी चाइल था। सेकंड, विश्व का सबसे ऊंचा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो आपका क्रिकेट ग्राउंड है जो, ठीक है, वो आपका चाइल में है। और जो स्कॉटिश रेड डियर है यानी कि हिरण होते हैं उसके लिए भी जो है वो आपका चाइल प्रसिद्ध है। तो ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की बात करें, इससे पहले आपको पता ही होगा कि आपने अभी जो आईटी का एग्जाम देना है। ठीक है, उसके बाद आपने एसआई का भी एग्जाम देना है। तो दोनों के कोर्सेज जो हैं वो जीके स्टडी ऐप पर चल रहे हैं, तो आप जरूर उसको जाकर जो है वो ज्वाइन कीजिएगा। अच्छे से डिटेल वहां पर पढ़ सकते हैं, या फिर आप डिटेल जानना चाहते हो तो 9882061022 पर हमें जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हो। ओनली व्हाट्सअप ही करना है। ठीक है, कॉल वगैरह जो है वो अलाउड नहीं है। तो इस पे आप डिटेल जो है वो इनसे रिलेटेड ले सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एचपी स्टेट म्यूजियम बिल्डिंग वाज कॉल्ड। जो एचपी स्टेट म्यूजियम है उसकी जो बिल्डिंग है उसको पुराने समय में जो है वो क्या कहा जाता था? जो हिमाचल प्रदेश का राज्य संग्रहालय है।
4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शन चूज कीजिए। तब तक जो है वो मैं इसको इरेज करता हूं ताकि आपके लिए जो है वो थोड़ी जगह बन जाए आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर चूज कीजिए फटाफट, इसका सही आंसर जो है वो क्या बनेगा। जो हिमाचल प्रदेश की स्टेट म्यूजियम बिल्डिंग है उसे पुराने समय में किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को डिस्कस करें उससे पहले थोड़ी सी चीजें मैं और आपको बता देता हूं इससे रिलेटेड। सोलन में देखिए चाइल कहां पर पड़ता है आपका, सोलन में पड़ता है, ये तो आपको पता ही होगा। और सोलन में और भी फेमस प्लेसेस हैं, ठीक है। सोलन में कौन कौन से फेमस प्लेसेस हैं, एक तो आपका कसौली पड़ता है, ठीक है जी, कसौली पड़ता है। उसके बाद सनावर स्कूल भी जो है वो आपका सोलन में पड़ता है। फिर आपका ट्रिम्बल ट्रेन परमाणु में पड़ती है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी पार्क भी आपका जो है वो सोलन में पड़ता है। और ये नालागढ़ में, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए तो सोलन, नहीं तो आपका नालागढ़, और अगर ज्यादा ही गांव पूछ लिया जाए तो अड्डूवाल गांव, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सोलन में कसौली फेमस है, सनावर स्कूल फेमस है। सनावर ओल्डेस्ट जो है वो एशिया का बोर्डिंग स्कूल है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, कसौली है, कसौली में जो है वो मंकी पॉइंट पीक भी है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, मंकी पॉइंट पीक, ये भी आपकी कहां पर पड़ती है, कसौली में पड़ती है, यानी कि सोलन में पड़ती है। और एक है आपका अनीस विला, ये भी आपका सोलन में पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आने वाली वीडियोस में फर्दर इसको हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ये थोड़ा मैं स्किप कर गया था तो दोबारा से आपको बताया। तो स्टेट म्यूजियम बिल्डिंग को पुराने समय में कहा जाता था इनवेराम, ठीक है जी, इनवेरम याद रखिएगा, राम ने इनवेरम। देखिए इनवेरम जो है इसको पुराने समय में बोला जाता था। और ये जो इनवेरम थी, ये जो आपके एक लॉर्ड विलियम बेरेसफोर्ड, ठीक है, एक थे आपके लॉर्ड विलियम बेरेसफोर्ड। इनकी जो है ये हॉट सीजन रेजिडेंस था, यानी कि जब गर्मियां होती थी तो उस समय ये जो है वो यहां पर ठहरते थे। किस पर ठहरते थे, इनवेरम में। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद गवर्नमेंट ने, जो एचपी गवर्नमेंट थी, उसने 1973 में जो है वो इसको एक्वायर किया और इसको जो है वो फिर रिनोवेट करवाया। और फिर उसके बाद 26 जनवरी 1974 को यहां पर जो है वो स्टेट म्यूजियम जो है वो खोला गया, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या था कि जो स्टेट म्यूजियम की बिल्डिंग थी उसको इनवेरम के नाम से जाना जाता था। लॉर्ड विलियम बेरेसफोर्ड, उनकी जो है ये मतलब कि जब हॉट गर्मियां होती थी, गर्मियों का सीजन होता था, तो ये उनका निवास स्थान था। 1973 में एचपी गवर्नमेंट ने इसको एक्वायर किया और उसके बाद 26 जनवरी 1974 को क्या कर दिया गया, इसको स्टेट म्यूजियम बना दिया गया। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो है वो इसके बारे में याद रखने हैं। फिर एक आपका एडवांस स्टडीज है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं थोड़ा बहुत। देखिए एडवांस स्टडीज, इसको पहले मैं रब कर देता हूं एक बार, ठीक है। उसके बाद आपको अब यहां पर बात करते हैं, ये तो आपको पता लग गया इनवेरम के बारे में डिटेल में। एडवांस स्टडीज आपने सुना भी होगा, आप गए भी होंगे बहुत से लोग, ठीक है। तो एडवांस स्टडीज को पहले जाना जाता था वाइस रीगल लॉज के नाम से, ठीक है, वाइस रीगल लॉज के नाम से जाना जाता था। और हेनरी तेवेइन, एक नाम याद रखिएगा, हेनरी तेवेइन, इन्होंने जो है वो इसका डिजाइन तैयार किया था। जो इसका डिजाइन है आपका वाइस रीगल लॉज का, या फिर आप एडवांस स्टडीज बोल सकते हैं, तो हेनरी तेवेइन ने इसका जो है वो डिजाइन किया था। और किसके शासनकाल में, लॉर्ड डफरिन के, मतलब लॉर्ड डफरिन के टाइम पर, कई बार ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे। और फिर उसके बाद क्या है कि वाइस रीगल लॉज में जो 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस भी थी, तो आपको पता ही होगा। और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम जो रखा गया था वो राष्ट्रीय भवन रखा गया था। और अब जो है वो इसको जाना जाता है एडवांस स्टडीज, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के नाम से। तो इतने पॉइंट जो है वो, ये हेनरी तेवेइन का नाम याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है, वाइस रीगल लॉज। और अब किस नाम से जाना जाता है, एडवांस स्टडीज के नाम से, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन होते हैं नेशनल पार्क्स वगैरह, अगर आप कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें जो है वो डेटा वगैरह होता है उसको जरूर अपडेट कर लीजिए। क्योंकि मान लीजिए अब अगर इसका आंसर मैं आपको बताऊं तो नेशनल पार्क टोटल जो है वो हिमाचल प्रदेश में 5 है। बट अगर आप 1-2 साल के या पिछले प्रीवियस, अब अगर आप मान लीजिए 5 से 7 साल के प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ रहे हो तो वहां पर 4 मिलेगा
मिलेगा, कहीं पर 3 मिलेगा, तो ये चीज आप अपडेट करके रखिए। तो अभी फिलहाल के लिए जो टोटल नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में वो है 5। पांचों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, फिर है पिन वैली नेशनल पार्क, फिर है इंद्रकिला नेशनल पार्क, फिर है खीर गंगा नेशनल पार्क और उसके बाद है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। अब ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो आपका कुल्लू में पड़ता है और 1984 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। 1171 किलोमीटर स्क्वायर का जो है वो इसका एरिया है। अब बुक्स में भी जो है वो कई बार इसका एरिया बहुत जगह पर मैंने चेकआउट किया है, बहुत जगह पर कम लिखा है और जो आपके एग्जाम में ऑप्शन में आता है वो 1171 आता है और फिर कैंडिडेट जो है वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि डेटा आप चाहे बुक में पढ़ रहे हो, कहीं पर भी पढ़ रहे हो, थोड़ा एक बार उसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो इसका जो एरिया है वो 1171 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है जी। उसके बाद पिन वैली नेशनल पार्क कहां पर पड़ता है? लाहौल स्पीति में पड़ता है। 1987 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। 675 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है। इंद्रकिला नेशनल पार्क कुल्लू में है और उसके बाद खीर गंगा नेशनल पार्क भी कुल्लू में है। दोनों की स्थापना 2010 में की गई थी। ठीक है जी। अब मान लीजिए, और इसके बाद इंद्र जो इसका एरिया इंद्रकिला का वो 104 वर्ग किलोमीटर है और खीर गंगा का 710 वर्ग किलोमीटर है। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क पड़ता है आपका सिरमौर में और इसको जो है वो कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर सिंबलवाड़ा के बारे में बात करें तो द नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश इन 1958। 1958 में जो है वो नेशनल पार्क को जो है वो सिंबलवाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में जो है वो यहां पर स्थापित किया गया था। पहले जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी और 1958 में, और इसका जो एरिया था वो 19.03 किलोमीटर स्क्वायर था। ठीक है, यानी कि वर्ग किलोमीटर था। 2010 में इट वाज टर्न इनटू अ नेशनल पार्क। ये 2010 में नेशनल पार्क बनाया गया और इसमें 8.88 स्क्वायर किलोमीटर का एडिशनल एरिया जो है वो ऐड किया गया। ठीक है, और अब ये इसका टोटल एरिया 27.88 वर्ग किलोमीटर है, यानी किलोमीटर स्क्वायर है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो है वो कब बना था? 2010 में बना था। उससे पहले ये क्या था? उससे पहले था ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये चीज जो है वो याद रखिएगा। एरिया कितना है? 27.88 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट 5 नेशनल पार्क हैं, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंद्रकिला, खीरगंगा, सिंबलवाड़ा। टिप्स पर याद रखिएगा और मेनली जो ये भी याद रखिएगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का जो एरिया है वो 1171 है। बुक्स में 700 कुछ दिया गया है, वो नहीं है, तो ये याद रखिएगा। बाकी आपको जब भी नेशनल पार्क आप पढ़ते हो तो देखिए 2-4 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो इसका एरिया कितना है, कब स्टैब्लिश हुआ था और कौन सी जगह पर पड़ता है। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हॉप्स कल्टीवेशन वाज स्टार्टेड इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में की किस घाटी में जो है वो हॉप्स की खेती की शुरुआत की गई थी? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लाहौल घाटी। लाहौल घाटी में हॉप्स की खेती शुरू की गई थी और अब तो जो है वो खत्म होने की कगार पर है। और अप्रॉक्स अराउंड की बात करूं अगर मैं, तो 1973 के आसपास जो है वो इसकी की गई थी। एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि ये मेंशन नहीं किया गया है, बट आप चेकआउट कर सकते हैं। 1973 के आसपास ही जो है वो इसकी शुरू की गई थी और अब जो है वो एक्सटिंक्ट, मतलब कि बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। अब लाहौल से कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनते हैं जो कि इसके साथ ही हम देख लेते हैं। एक नाम है A.W. हाइड। A.W. हाइड है और बात है आपकी 1857 की। तो इन्होंने क्या की थी, जो आपके पोटैटो होते हैं उसकी खेती जो है वो लाहौल घाटी में शुरू की थी। ठीक है, किसने? A.W. हाइड ने 1857 में इनके दिमाग में आया कि चलो भाई आलू की खेती करते हैं। कहां पर करते हैं? लाहौल घाटी में करते हैं। फिर 1925 में आपकी लाहौल घाटी में कुट की खेती जो है वो शुरू की गई थी। ठीक है, कुट लिख लीजिए, किसी भी तरीके से लिख लीजिए, कुट की खेती शुरू की गई थी। ये भी क्वेश्चन आपका यहां पर बनता है। फिर 1978 की बात है, तो लाहौल में जो है वो मरुस्थल विकास कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत की गई थी। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि रतन जोत जो है वो कहां पर मिलती है? तो रतन जोत आपकी मिलती है स्पीति में। ठीक है जी। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि जो कुट है प्लस जो आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, सूखे मेवे होते हैं, उनका अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो वो है आपका केलोंग में। ठीक है, केलांग में। उसके बाद टांडी, तो आपको फेमस जगह पता ही है। टांडी किससे रिलेटेड है? टांडी रिलेटेड है आपकी द्रौपदी से। ठीक है, द्रौपदी से संबंध है टांडी का। और एक और चीज, जो चंद्र है प्लस भागा नदी है, वो टांडी में मिलकर कौन सी नदी बनाती है? वो बनाती है आपकी चिनाब नदी। ये भी आपको पता होगा। तो कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं अगर आप पढ़ते रहोगे। बट ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 1978 में जो है वो मरुस्थल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1925 में कुट की खेती शुरू की गई थी और 1857 में A.W. हाइड ने जो है वो पोटैटो की खेती शुरू करी थी। बाकी हॉप्स की खेती जो लाहौल घाटी में होती है और 1973 के आसपास जो है वो इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, क्योंथल प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्योंथल जो राजसी राज्य था उसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, कौन सा जो है वो राजा था जिसके द्वारा स्थापना की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गिरिसेन। सभी ने ठीक दिया है। तो गिरिसेन ने कब स्थापना करी थी, ये करी थी आपकी 1211 में। ठीक है, पहला तो यही हो गया भाई क्योंथल की स्थापना किसने करी थी। अच्छा, क्योंथल पड़ता कहां पर है, क्योंथल पड़ता है आपका शिमला में। ये भी कई बार आप याद रखिएगा, शिमला में। तो शिमला में, और पहली इसकी स्थापना, पहला तो बन गया भाई शिमला में करी थी, दूसरा बन गया आपका गिरिसेन ने करी थी, और तीसरा बन गया आपका 1211 में करी थी। अब जो इसकी कैपिटल थी, ठीक है, वो कौन सी थी, वो थी आपकी जुनगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखिएगा। बात है 1379 की, 1379। तो ये जो आपकी रियासत थी क्योंथल, ये फिरोज शाह तुगलक के अधीन हो गई थी, फिरोज शाह तुगलक के अधीन आ गई थी। कब, 1379 में। फिर 1809 की बात है, क्योंथल पर जो है वो गोरखा आक्रमण हुआ था, गोरखा आक्रमण। और उस समय वहां का राजा कौन था, वो था आपका रघुनाथ सेन। ठीक है, अब गोरखा आक्रमण के समय रघुनाथ सेन इतना कैपेबल नहीं था कि लड़ पाए, तो इसने भागना अच्छा समझा और ये भागकर गया आपका सुकेत। तो ये चीज याद रखिएगा कि 1809 में क्योंथल पे जो है वो गोरखा आक्रमण हुआ था, और वहां का राजा जो रघुनाथ सेन था वो भागकर जो है वो सुकेत चला गया था। जो वर्तमान शिमला शहर है, शिमला, वो भी आपका क्योंथल का एक पार्ट था, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है जी। फिर एक और नाम याद रखिएगा, राणा संसार सेन। संसार सेन, इसने क्या किया था, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें अंग्रेजों की हेल्प की थी। ठीक है जी, उसके लिए इसको फिर थोड़ा उपाधि वगैरह भी दी गई थी। और एक था लास्ट जो अंतिम शासक था, वो कौन था, वो था आपका हितेंद्र सेन। हितेंद्र सेन, हितेंद्र सेन। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्योंथल के बारे में पता होने चाहिए। दोबारा से रिपीट करूंगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। क्योंथल आपका शिमला में पड़ता है, स्थापना क्योंथल की गिरिसेन ने करी थी उस 1211 में। कैपिटल जो थी वो जुनगा थी। 1379 की बात है, फिरोज शाह तुगलक के अधीन आ गई थी। 1809 में जो है वो गोरखा आक्रमण हुआ था, उस समय राजा जो था वो रघुनाथ सेन था, और वो वहां से भग लिया था कि भाई सुकेत पहुंच गया था। ठीक है, शिमला जो थी पहले, जो शिमला शहर है अब, ठीक है, शिमला शहर बोल देता हूं, तो वो क्या था, क्योंथल का एक पार्ट था। संसार सेन जो था वो 1857 में उसने हेल्प करी थी अंग्रेजों की, और लास्ट जो राजा था वो था हितेंद्र सेन। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ हिमालयन रियासती प्रजा मंडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा भी जाता है और इससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी बनती है, जो कि आज मैं आपको सारी ही शेयर कर दूंगा। ठीक है, यहां पर पूछा गया है हिमाचल, हिमालय, यहां पर हिमालय भी होता है, हिमालय भी होता है, हिमाचल भी होता है, तो ये याद रखिएगा। रियासती जो प्रजामंडल था उसका संस्थापक सदस्य कौन था। कई बार यहां पर संस्थापक सदस्य पूछा जाता है, कई बार यहां पर जो है वो आपका सचिव पूछा जाता है। तो संस्थापक सदस्य एक नहीं था, 3 4 5 थे। तो आपको देखना है कि ऑप्शन में कौन कौन से जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, HPRM भी इसको बोलते हैं, HPRM। ठीक है, HRPM, सॉरी, HRPM। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भागमल सोठा। देखिए, जो संस्थापक सदस्य थे उनमें कौन कौन से थे, उनमें मैं आपको बता देता हूं। एक थे आपके चिरंजी लाल वर्मा, ठीक है। फिर थे आपके भागमल सोठा, याद रखिएगा। उसके बाद थे पंडित पदमदेव। फिर थे आपके गोविंद सिंह। उसके बाद थे आपके सूरत प्रकाश, ठीक है। और थे देवीदास मुसाफिर। अब क्वेश्चन पेपर जो सेट करेगा, अब जरूरी नहीं है कि वो भागमल सोठा डाले, वो आपका चिरंजी लाल वर्मा भी डाल सकता है, गोविंद सिंह भी डाल सकता है, जो आपका सूरत प्रकाश था वो भी डाल सकता है, या देवीदास मुसाफिर, या फिर सभी डाल सकता है। तो ये चीज याद रखिएगा, आपके ऑप्शन में क्या देंगे, तो इसके लिए आपको डिटेल में पता होना जरूरी है। तो ये थे आपके संस्थापक सदस्य। अब अगर सचिव पूछ लिया जाए तो सचिव थे आपके पंडित पदमदेव, ठीक है। पंडित पदमदेव क्या थे, ये थे आपके सचिव, ठीक है जी, ये चीज याद रखिए। अब भागमल सोठा क्या थे, भागमल सोठा जो आपके थे ये थे आपके महामंत्री,
तो पहले इतना समझ लीजिए, ठीक है। और भी इंफॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में। देखिए, जो हिमालय रियासती प्रजामंडल थे उसके संस्थापक सदस्य जो थे वो चिरंजीव लाल वर्मा, भागमल सोटा, पंडित पद्मदेव और सोन जो मैंने आपको बताया वो थे। इसके सचिव जो थे वो पंडित पद्मदेव थे और महामंत्री बनाए गए थे भागमल सोटा। अब ये हिमालय रियासती प्रजामंडल बनी कब थी? तो ये बनी थी आपकी 1938 में, दिसंबर मंथ में 1938 में। कहां पर बनी थी? ये बनी थी आपकी शिमला में। तो ये बनी थी और इसका मुख्य उद्देश्य ये था, देखिए जो भी आपके प्रजामंडल बहुत सारे थे, अगर आपने पढ़े होंगे हिमाचल प्रदेश में, तो उनको एक संयुक्त रूप में जोड़ना, जो भी टूटे हुए प्रजामंडल है टुकड़ों में चल रहे थे, और एक शक्ति बनाना, ठीक है। ये इनका मेनली मोटिव था और इसलिए इसको पहाड़ी रियासतों का प्रथम संयुक्त केंद्रीय संगठन, ठीक है, प्रथम संयुक्त केंद्रीय संगठन भी जो है वो बोला जाता था, ठीक है। ये याद रखिए, प्रथम संयुक्त केंद्रीय संगठन कौन सा था हिमाचल प्रदेश का? वो था हिमालय रियासती प्रजामंडल। अब इसका जो नारा था वो था भाई दो ना पाई दो, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक ये विस्तार आप बोल सकते हैं। तो ये समझ आ गया आपको, भाई शिमला में हुआ था 1938 में। सचिव आपके पंडित पद्मदेव थे और महामंत्री थे भागमल सोटा। मैं बार बार रिपीट क्यों करता हूं? रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए और आपको दोबारा से पढ़ने में ज्यादा जो है वो मेहनत ना करनी पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शनिदेव टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल? हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जो है वो फेमस शनिदेव टेम्पल है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए। इसका जो सही आंसर है वो है आपका लंबलू, ठीक है। लंबलू, लांबलू लिखा हुआ आता है। अब ये तो पूछ लिया आपसे स्थान। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई डिस्ट्रिक्ट है आपकी हमीरपुर, जो हमीरपुर वाले हैं उनको पता होगा कि लंबलू पड़ता है और सरली के आसपास ये पड़ता है। लंबलू के आसपास सरली में ये आपका पड़ता है। तो ये देख लीजिएगा, ऑप्शन में सरली है, लंबलू है या फिर आपका हमीरपुर है, कोई सा भी आप टिक कर पाओगे, जो भी आपके ऑप्शन में होगा। तो इसके बारे में इतनी ही डिटेल। नेक्स्ट आपका, सारी फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? सारी मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर लगता है, ये आपको बताना है। देखिए, सारी मेला जो है वो कई बार लिखा आता है आपको इस तरीके से, शायरी भी लिखा होता है, ठीक है, और कई बार शेर भी लिखा होता है। तो ये सारे एक ही हैं और ये मनाया जाता है आपका अर्की में। अर्की में मनाया जाता है। अर्की कहां पर पड़ता है? अर्की पड़ता है आपका सोलन में। थोड़ा छोटा लिखूंगा मैं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। और भैंसों की लड़ाई के लिए जो है वो आपका प्रसिद्ध है, ठीक है जी। कौन से मंथ में लगता है? जुलाई मंथ में लगता है। तो इतनी चीजें तो पहले आप इस फेस्टिवल के बारे में याद रख लीजिए कि जो सारी शायरी या शेर मेला है वो अर्की में लगता है, सोलन में पड़ता है, भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है और जुलाई मंथ में लगता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम अदर जो आपके सोलन के फेस्टिवल होते हैं। तो आपको पता ही है, शलूनी फेस्टिवल जो है वो सोलन का फेमस है, शलूनी यूनिवर्सिटी भी है। तो और ये लगता है आपका जून में। एक आपको ये भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हलोग भी यहां पर मेंशन किया गया है। हलोग क्या है? हलोग आपका जो है वो पत्थर का खेल है। 2 गुट बढ़ जाते हैं और एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं, पत्थर का खेल। कहां पर? आपका शिमला में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। कौन से जो है वो मतलब कि मंथ में? तो अक्टूबर या नवंबर में, मतलब दिवाली के जो है वो अगले दिन, नेक्स्ट डे ऑफ दिवाली के अगले दिन जो है वो ये लगता है। एक आपका मशोबरा में भी भैंसों का मेला लगता है, ये मुझे याद आया, आप याद रखिएगा। मशोबरा शिमला में जो है वो भैंसों का मेला लगता है। तो अगर आपके पास कभी पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा। अच्छा, इसको एक बार मैं रब कर देता हूं, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूं इंटरनेशनल फेयर्स, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फेयर कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के एचपी के जो इंटरनेशनल फेयर हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला तो है आपका कुल्लू, कुल्लू का दशहरा। तो कुल्लू का दशहरा जो है वो फेमस है, 1651 में इसकी शुरुआत हुई थी। सेकंड कौन सा है? सेकंड है आपका मिंजर मेला, मिंजर मेला, मिंजर मेला। और इसकी शुरुआत किसने करवाई थी? इसकी करवाई थी आपकी साहिल वर्मन ने। बाकी डिटेल कभी फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। थर्ड कौन सा है आपका? रेणुका मेला, ठीक है। रेणुका मेला ये आपका सिरमौर में लगता है, ठीक है, सिरमौर में। मिंजर तो आपको पता ही होगा, चंबा में लगता है। कुल्लू का दशहरा कुल्लू में लगता है। फिर आता है आपका होली फेस्टिवल। होली फेस्टिवल कहां का फेमस है? सुजानपुर टिहरा का, ठीक है जी। और इसको शुरुआत करवाई थी संसार चंद ने। उसके बाद आता है आपका लवी फेयर, सबसे पुराना हिमाचल प्रदेश का व्यापारिक मेला, और केहरी सिंह ने इसकी जो है वो शुरुआत करवाई थी। ये सारे इंटरनेशनल फेयर हैं, वैसे तो फेयर बहुत सारे हैं, बट अंतरराष्ट्रीय मेले जो हैं वो ये हैं। फिर आता है आपका शिमला समर फेस्टिवल, शिमला समर फेस्टिवल,
ये भी आपका इंटरनेशनल है। कब लगता है? ये लगता है आपका जून में। और उसके बाद एक और है आपका मनाली विंटर कार्निवाल, मनाली विंटर कार्निवाल, ये कब लगता है आपका? ये लगता है फेब में। तो ये सारे क्या हैं? साथ के साथ आपके इंटरनेशनल फेयर हैं, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, मुझे पता लगता है कि आप कितना पढ़ रहे हो। गसोता मेला, गसोता मेला जो है वो कहां पर लगता है? ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भोजरी उत्सव यानी कि भोजरी फेस्टिवल जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है या किस जिले में मनाया जाता है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका चंबा। भोजरी फेस्टिवल आपका चंबा में सेलिब्रेट किया जाता है। 2 दिन का ये फेस्टिवल होता है, जो कि आपका जब मिंजर फेयर होता है, मिंजर के बारे में अभी हमने बात करी है, मिंजर फेयर जो होता है उसके अगले दिन से सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी। ज्यादातर बोला जाता है कि ये जो औरतें होती हैं और जो बच्चे होते हैं उनके लिए ही जो है वो होता है। तो ये बस इसके बारे में ये याद रखना है कि भोजरी फेस्टिवल चंबा से रिलेटेड है, मिंजर मेला के अगले दिन मनाया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।